अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ के साथ www.eeducationally.com के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज 9th क्लास कंप्यूटर साइंस 2020-2021 नया एडिशन की जो बुक्स हैं शायद पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ बोर्ड की तरफ से शाया करदा जो न्यू बुक्स है उसका कोर्स ऑफ कंटेंट की तरफ चलेंगे कि हम उसमें पढ़ेंगे कि न्यू बुक्स के अंदर क्या क्या शामिल है, उसमें कौन से चैप्टर्स हैं, क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मैं एमएस आईटी कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। मेरी पर्सनल स्किल्स में वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। ये आप लोगों के सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे। मेरा ईमेल आईडी भी आप लोगों के सामने है azamali.783@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0346709215। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो है मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, मुझसे पर्सनली वो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकता है, मुझसे ईमेल भी कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात लाजमी याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी आप कांटेक्ट करने लगें तो सबसे पहले अपनी ग्रीटिंग्स एज ए मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम या जैसे भी आप पहले सलाम करते हैं वैसे सलाम कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप कौन हैं और तीसरे नंबर पे आप मुझसे क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ मेंशन कीजिए। और लास्ट पे ये चीज़ मेंशन करना मत भूलिए कि आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा कहाँ किस प्लेटफॉर्म से मिला है। जिस प्लेटफॉर्म से मिला है, यूट्यूब से मिला है, आप यूट्यूब देखें, मेरी वेबसाइट www.eeducationally.com से मिला है आप उधर से मिलें, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा वीडियो लेक्चर आपको मिला है, आप व्हाट्सएप ग्रुप का नेम मेंशन कीजिए। इसी तरीके से जब आप ईमेल पे कांटेक्ट करना चाहें तो ईमेल पे भी इसी तरीके से कांटेक्ट कीजिए। जी, चलते हैं आज की कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ की तरफ। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की न्यू शाया करदा कंप्यूटर साइंस की बुक 2020-2021 का जो एडिशन है उसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या कंटेंट शामिल है। जी, सबसे पहला चैप्टर है वो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम जो आ जाती है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, हम रियल लाइफ के एग्जांपल भी चलेंगे, हम कंप्यूटर साइंस की एक, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज की में भी जाएंगे कि उसमें हमने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, हमने फ्लो चार्ट यूज़ करने हैं, एल्गोरिदम्स यूज़ करने हैं, प्रोग्रामिंग करनी है। ये सारे चीज़ें इंक्लूड करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे। उसके बाद अगर दूसरा चैप्टर देखा जाए तो वो हमारे पास बाइनरी सिस्टम है। अगर आप ओल्ड बुक जो है, जो ओल्ड एडिशन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें भी बाइनरी सिस्टम जो है वहाँ पे एज नंबर सिस्टम के साथ मेंशन है, वहाँ पे भी ये चैप्टर इंक्लूडेड है। तो बाइनरी सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अगर कंप्यूटर बनाना है तो बाइनरी सिस्टम के अलावा कंप्यूटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर जितनी भी अंडरस्टैंडिंग करता है वो बाइनरी सिस्टम में करता है, 0 और 1 के फॉर्म में करता है। जी, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेटवर्क्स का है कि नेटवर्क किस तरीके से बनाया जाता है और नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है और हम इसको बनाते क्यों हैं। डेप्थ नॉलेज में चलेंगे जब हम तीसरे चैप्टर पे चलेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जो इंक्लूडेड है इस न्यू एडिशन बुक में वो हमारे पास है डेटा एंड प्राइवेसी। जी, डेटा और प्राइवेसी ये क्या चीज़ होती है। देखिए कि आप सब लोगों का जितना भी रिकॉर्ड है वो एक डेटा है, ठीक हो गया ना। अब इसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसको हम एक इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो तो नेक्स्ट डेटा और इंफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन में चलेंगे, लेकिन डेटा जो आपका कलेक्ट किया जाता है फिर उसको बचाना होता है, कि उसकी प्राइवेसी रखनी होती है कि आपका डेटा कहीं चोरी ना हो जाए। बाज़ आपका पर्सनल डेटा होता है, आपकी इमेजेस हैं, आपकी वीडियोस हैं, वो कहीं लीक आउट ना हो जाएं, किसी दूसरे पर्सन तक ना चली जाएं। ये प्राइवेसी वगैरह सेट की जाती है। डेटा को कैसे सिक्योर किया जाता है इस चैप्टर के डेप्थ में जाके हम पढ़ेंगे। और जो पांचवा चैप्टर इस बुक में इंक्लूड किया गया है वो है वेब डिज़ाइनिंग का, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। जी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि मेरी पर्सनल स्किल्स भी वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की हैं, तो पंजाब
हुकूमत का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने 9th क्लास में वेबसाइट डिज़ाइनिंग का एक चैप्टर इंक्लूड किया है। जी नेक्स्ट चलते हैं हमारी आज की जो कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज का सबसे पहला चैप्टर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी तरफ। जी पहला चैप्टर कौन सा था? प्रॉब्लम सॉल्विंग। भूल गए हैं? जी पहला चैप्टर हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने सबसे पहले पढ़नी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ये पहले चैप्टर का बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। जी क्यों रुक गया हूँ मैं? नहीं जानते ना? अभी तक आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स और अपने पेन्स नहीं निकाले हैं। जी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ सारे ऐसे ही बैठे हो। जल्दी कीजिए, अपनी नोटबुक्स निकालिए और ये राइट करना स्टार्ट कीजिए कि पहले चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और फिर हम उनके डेप्थ नॉलेज में चलेंगे। जी सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के प्रॉब्लम जब हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमारे पास, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इश्यू आ जाता है, सबसे पहले जो उस इश्यू को सॉल्व करना होता है उसके लिए अंदर कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होंगे वो पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम पहले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स को। तीसरे नंबर पे हम इसमें एल्गोरिदम्स को रीड करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स आती है उसको एल्गोरिदम्स उस पर कैसे अप्लाई करते हैं और उनका क्या कैसे उनका आंसर निकालते हैं। टेस्ट डेटा जो हमने टेस्ट अपना डेटा कलेक्ट किया होगा उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है ये चीज़ पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि क्या हमने जो डेटा लिया है उसकी वेरीफाई करेंगे क्या वो एक्यूरेट है, वो वैलिडेट है या नहीं है। और सिक्स नंबर पे हम आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन ऑफ एरर की तरफ चलेंगे कि अगर हमारे पास जब हमने वेरिफिकेशन कर रहे थे तो हमारे उसमें कोई एरर आइडेंटिफाई हुआ है तो फिर हम उसके करेक्शन की तरफ चलेंगे। जी ये 6 चीज़ें आप अपने पास अभी से नोट कर लें। अपनी नोटबुक्स के सब स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें नोट होनी चाहिए कि पहले चैप्टर का कंटेंट क्या है, पहले चैप्टर का ओवरव्यू क्या है कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। जी दोबारा से एक बार रिपीट करते जा रहा हूँ कि इसके अंदर ने 6 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, उसके बाद फ्लो चार्ट्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, उसके बाद डेटा की टेस्टिंग है, उसके बाद अगर फिफ्थ नंबर पे देखें तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है, और सिक्स नंबर पे इसके अंदर हमारे आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स जो है ये चीज़ आ जाती है। तो जी चलते हैं सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसकी तरफ। वो कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। जी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं ये मैं पहले नहीं बता रहा कि कितने स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से होंगे, आपने साथ साथ ये नोट करते जाना है। जी सबसे पहले स्टेप्स की जानब चलते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होगी तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जी इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके एग्जांपल की तरफ चलूँगा। क्या कह रहा है कि a well defined problem is the one that does not contain ambiguities. हो गया, all the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. सब लोग पहले तो अपने पास ये डेफिनेशन जो है वो ये नोट कर लीजिए कि क्या चीज़ है कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती है वो किसी तरह की कोई अबहम अपने अंदर नहीं रखती है, कोई रुकावट उसमें नहीं होती है। ठीक हो गया, उसमें जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं और इसमें एक गोल जो होता है वो क्लियर होता है और इसको सॉल्व करना और इसको समझना जो है वो बहुत आसान होता है। जी स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ। एग्जांपल से आप लोगों को क्या होगा कि इसकी जो ये पहली डेफिनेशन है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल पुट करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ में ये एक सेल फोन है। जी मेरे हाथ में एक सेल फोन है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरा सेल फोन खराब है। प्रॉब्लम है ना, एक इश्यू है ना, मोबाइल के अंदर इश्यू है कि मेरा मोबाइल फोन खराब है, मैं ये कहता हूँ। अब देखेंगे क्या ये प्रॉब्लम वेल डिफाइन है कि मेरा मोबाइल खराब है? एग्जैक्टली ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मेरा मोबाइल ख़राब है, मोबाइल में स्पीकर है, मोबाइल में एलसीडीज है, मोबाइल में स्क्रीन है, मोबाइल में टॉर्च लाइट है, मोबाइल में कैमरा है, मोबाइल में बैटरी है। किस चीज़ में प्रॉब्लम है वो स्पेसिफाइड नहीं है, क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है कंडीशन के क्या चीज़ ख़राब है।
ठीक हो गया। और ना ही उसका कोई गोल क्लियर है, उसको समझना भी मुश्किल है, उसको सॉल्व करना भी मुश्किल है। क्या मोबाइल ख़राब है, क्या पूरे मोबाइल को एक मतलब आप जो उसका मैकेनिक है उसको खोलेगा, उसको चेक करेगा एक एक चीज़ की, जी अब आइडेंटिफाई होगी कि ये चीज़ ख़राब है? नहीं, ये आपको नॉलेज होगा। कैसे नॉलेज होगा? वो अभी इसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो भी देखेंगे कि गैन बैकग्राउंड नॉलेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये एग्जांपल ये थी कि मेरा सेल फोन ख़राब है, ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी प्रॉब्लम को हमने वेल डिफाइंड बनाना है तो वो क्या होगी? जी सुनिए और अपने पास ये चीज़ें नोट करते जाइए। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको दूसरे दिन भूल जाएंगे, क्योंकि जब आप अगले लेक्चर पे चलें तो पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से एक मर्तबा नज़र से देखिए, नज़र से घुमाइए। ये सारे का सारा कंटेंट जो है ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर में से ही लिया गया है। आप अपने सामने बुक्स भी रख सकते हैं कि उसमें क्या क्या मैं बयान करने जा रहा हूँ और क्या क्या आपके सामने बयान करूँगा, वो यहाँ से मेरे व्हाइट बोर्ड स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है। लेकिन आप लोग अगर अपने पास बुक्स हैं तो वो बुक्स भी ओपन रखिए और अपने पास ये चीज़ें नोट करते जाइए। ये प्रॉब्लम था कि हमारा मोबाइल ख़राब है, ये मैं कह रहा था कि ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है। और आपके सामने मैंने बयान भी किया है कि मोबाइल ख़राब है, मोबाइल में क्या चीज़ ख़राब है, ये वेल डिफाइंड नहीं। अच्छा, अब आप क्या करते हैं? अब कहते हैं कि मेरे मोबाइल का स्पीकर ख़राब है। क्लियरली स्पेसिफाइड तो हो गई है चीज़ कि मेरे मोबाइल का स्पीकर ख़राब है, लेकिन इसमें क्लियर गोल नहीं है। क्लियर गोल कैसे होगा कि आप कहते हैं कि जी मेरे मोबाइल का जो माइक वाला स्पीकर है, जो आवाज़ भेजता है, वो वाला जो स्पीकर है वो ख़राब है। या आप कहते हैं कि मेरा मोबाइल का ओपन स्पीकर जो है वो ठीक है, अगर मैं आवाज़ ओपन नहीं करता हूँ तो मेरे पास आवाज़ नहीं आती है। और ये इशू काफ़ी मरतबा जो है मेरे सामने आता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल पुट करने लगा हूँ। अब कहते हैं कि मेरे मोबाइल का स्पीकर ख़राब है, जब मैं ओपन करता हूँ तो आवाज़ आती है, अदरवाइज की आवाज़ नहीं आती है। तो क्या देखिए, गोल भी क्लियर हो गया, क्लियरली स्पेसिफाइड भी हो गया कि मोबाइल के अंदर स्पीकर ख़राब है। और स्पीकर गोल क्या चीज़ हमारे पास, क्लियर गोल क्या हुआ कि स्पीकर ओपन पे काम करता है, अगर हम ओपन आवाज़ नहीं करते हैं तो वो काम नहीं करता है। अब इसको अंडरस्टैंड करना भी इजी है और मैकेनिक के लिए इसको सॉल्व करना भी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम डिफाइनिंग में, अभी प्रॉब्लम डिफाइनिंग ही चल रही है। जो चीज़ें अभी मैंने आपके सामने बयान की है ना, वही चीज़ें यहाँ पे अब दोबारा से जो है वो एक बुक की सूरत में रिपीट होने लगी हैं। मेरी जो एग्जांपल थी उसको अपने पास लाजमी तौर पर नोट कर लिए। अच्छा, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड, if the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है तो हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते हैं। आपके सामने मैंने मोबाइल की एग्जांपल रखी, ठीक हो गया ना। मोबाइल की एग्जांपल क्या रखी? मोबाइल ख़राब है, मैंने कहा कि ये वेल डिफाइन नहीं है। फिर उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया है, ठीक हो गया ना। उसमें उस मोबाइल की तरफ गए हैं, उसके क्या चीज़ गए हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज में। बैकग्राउंड नॉलेज का क्या मतलब है? बैकग्राउंड नॉलेज का, गेन बैकग्राउंड नॉलेज का ये मतलब है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे, आपको कैसे पता चला कि इसका स्पीकर ख़राब है? आपने एक्सपीरियंस किया ना कि जी मैं जब फ़ोन ऐसे चलाता था तो ठीक है, अगर मैं उसको ओपन आवाज पे करता तो आवाज़ आती थी, अदरवाइज मेरे पास आवाज़ नहीं आती थी स्पीकर में से, ये मेरे पास। या फिर आप ये कह सकते हैं, आप गेन बैकग्राउंड नॉलेज है, यानी कि आपके पास मोबाइल गिरा है या पानी में चला गया है, ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ आपका क्या चीज़ है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज है। वो ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, कि कौन से सर्कमस्टांसेस आए हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हैपन हुई है। ये चीज़ें, ये गेन बैकग्राउंड नॉलेज है जो आप इसे बताएंगे। अब देखिए, मैंने प्रॉब्लम की पहले आपको एक एग्जांपल के साथ पूरी समझा दी है, ये सारे स्टेप समझा दिए हैं, लेकिन वो दोबारा आ रहे हैं तो देखते हैं कि अगर डिफाइन नहीं होगा तो आपने क्या करना है। जी, अगर आप डिफाइन नहीं है तो आप डेफिनेटली जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरा मोबाइल ख़राब है, तो वो आपसे क्या चीज़ करता है, सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है। वो जो सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है वो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये उसकी डेफिनेशन ही पूछ रहा होता है कि जी आपका मोबाइल कैसे ख़राब हुआ, क्यों ख़राब हुआ, क्या गिरा तो नहीं है, ये गेन बैकग्राउंड नॉलेज। फिर आप उसको बताते हैं कि जी ये चीज़ है, ये चीज़ है, फिर जाके वो आइडेंटिफाई करता है कि जी ये आपके प्रॉब्लम आपके मोबाइल में है। ये इस तरीके से अगर आप शुरू में ये बता देंगे कि जी मेरे मोबाइल का स्पीकर ख़राब है, स्पीकर ओपन पे काम नहीं करता है, वैसे अगर मैं
बात करूँ तो ये काम नहीं करता, अगर ओपन करता हूँ तो ये काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड है तो फिर तो ठीक है, अगर आपके पास वेल डिफाइंड जो है वो नहीं है, ठीक हो गया ना, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल, तो उस वक्त आपने ये बैकग्राउंड नॉलेज गेन बैकग्राउंड नॉलेज है, यूज गेसेस है। आप गेस करते हैं कि जी मेरे पास ये काम होगा, मेरा मोबाइल इस वजह से खराब हो गया है, ठीक होगा, हम गेस लगा देते हैं। अब देखिए आपका मोबाइल क्या चीज होता है, बाज़ औक़ात मोबाइल जो है ऐसे आपको प्रॉब्लम कर रहा होता है, आप क्या करते हैं उसको एक मरतबा रीस्टार्ट करते हैं तो देखते हैं वो ठीक हो जाता है। क्या चीज होता है, आप गेस करते हैं कि जी मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मेरा मोबाइल सेट हो जाएगा, ये गेस करता है। ये अप्रोप्रिएट आपके पास सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन आपके पास एक गेस कर लेते हैं कि जी ये चीज इस तरीके से खराब है, अगर मैं ये काम करूंगा ना मेरा जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ड्रॉ पिक्चर, अब ये क्या चीज है, ये अब मोबाइल की सूरत में तो आप ड्रॉ पिक्चर नहीं कर सकते, ठीक हो गया ना, लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक हो गया ना, जो आपके पास बहुत लेंथी हो, अगर वो लिखा हुआ है तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ लिखी हुई है, लेकिन जब आप उसको एज ए पिक्चर की सूरत में देखते हैं तो आप ऐसे विद इन सेकेंड उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैं पिक्चर में बयान भी करता हूँ कि कैसे कैसे आपने ये ड्रा पिक्चर किसी एक देखें मोबाइल वाली जो मैंने एग्जांपल दी वो अब हो गई है आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब ज़रा चलते हैं एक मैथ की एग्जांपल की तरफ। मैं एक मैथ का क्वेश्चन आपके सामने करने लगा हूं, फिर कहेंगे कि क्यों रुक गए हैं सर आप। मैं इसलिए रुक गया हूं, मुझे थोड़ा सा फिर लगा है कि आप लोग नोट करने से उठ गए हैं। जल्दी जल्दी अपनी दोबारा से बुक्स नोटबुक्स अपने सामने रखिए और पेन आपके हाथ में होना चाहिए लाजमी तौर पर, और ये चीज़ें नोट करनी है। जी मैं आपके सामने एक एग्जांपल पुट करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ आपके पास 3 हॉर्सेस हैं और 3 हॉर्सेस की अगर आप उनको प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो 30 बनती है। अगर एक हॉर्स हो जाए और एक मैग्नेट हो जाए तो आपके पास वैल्यू जो है वो 18 बनती है। तो क्या आप इसमें से एक हॉर्स और एक मैग्नेट की कीमत निकाल सकते हैं? क्या समझे? कुछ भी नहीं समझे हैं? क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बोल गया हूं, जब वो मैं ये चीज समझाने लगा हूं, ड्रा पिक्चर। अब देखेंगे मैं इसी एग्जांपल की आपके सामने क्या चीज करता हूं, एक पिक्चर ड्रा करता हूं। आपके सामने आ रही है पिक्चर। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ बोर्ड की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये वाली चीज शामिल है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या चीज है, 3 हॉर्सेस हैं, 1 2 3, उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 30। ठीक हो गया, मैं सर्कल कर रहा हूं यहाँ पे, आप देख सकते हैं 30 इनकी वैल्यू आ रही है। अगर हम यहीं से अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाए, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। अगर 3 हॉर्सेस हैं उनको हम कर रहे हैं प्लस, तो वैल्यू बन रही है 30। अगर हम एक की वैल्यू 10 करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, 30। इसका मतलब हॉर्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 10। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या चीज है, हॉर्स के साथ अगर डबल मैग्नेट है और फिर डबल मैग्नेट है, ठीक हो गया ना, इन दोनों को प्लस करते हैं तो वैल्यू बन जाती है 18। अब हॉर्स की 18 है, 18 में से क्या चीज करते हैं, 18 में से 10 जो है वो माइनस कर देते हैं, वो हॉर्स की वैल्यू जो है वो माइनस कर देते हैं, बाकी कितना बच जाता है 8। अब 8 जो है वो इन दोनों, ये डबल मैग्नेट और ये डबल मैग्नेट, पेयर ऑफ मैग्नेट्स है, ये पेयर ऑफ मैग्नेट्स है, इन दोनों की वैल्यूज जो है वो बन रही है 8। अगर दोनों की वैल्यू 8 बन रही है, इस पेयर्स की और इस पेयर्स की, तो फिर एक की क्या बनेगी, 4। ठीक हो, अपने पास नोट करते जाइए। अगर एक पेयर की वैल्यू क्या बन रही है, एक पेयर की वैल्यू आपके पास बन रही है 4। अब नीचे क्या चीज है कि एक पेयर ऑफ मैग्नेट है, उसमें से पेयर ऑफ सॉक्स है या पेयर ऑफ शूज है, जो भी लगा ले, इस पिक्चर में इस तरह अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, चलो पेयर ऑफ सॉक्स लगा लेते हैं कि पेयर ऑफ मैग्नेट में से पेयर ऑफ सॉक्स जो हैं वो माइनस हो रही हैं, तो वैल्यू आपके बन रही है 2। तो पेयर ऑफ मैग्नेट की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 4। पेयर ऑफ मैग्नेट लिख लें अपने पास, पेयर ऑफ मैग्नेट इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया ना, हॉर्स इज इक्वल टू 10। अब पेयर ऑफ मैग्नेट 4, पेयर ऑफ मैग्नेट के नीचे 4 लिख लें आप, उसमें से माइनस क्या हो रहा है, पेयर ऑफ सॉक्स, अगर माइनस हो रही है तो वैल्यू बन रही है 2। अगर 4 में से क्या चीज हम माइनस करें तो आंसर बनता है हमारे पास 2। सबको पता है यार, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर 4 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो आंसर बनता है 2। अब देखिए हमने सब चीज की वैल्यू निकाल ली है। हॉर्स की कितनी है, हॉर्स इज इक्वल टू कितना है, 10।
पेयर ऑफ मैग्नेट इज इक्वल टू कितना है 4, पेयर ऑफ सॉक्स इज इक्वल टू कितना है 2। अब नीचे आते हैं, नीचे हमने करना क्या है, देखें यहाँ पे अगर ये पेयर ऑफ सॉक्स नहीं है, अब सिंगल सॉक्स है, ठीक होगा ना, सिंगल सॉक है। अच्छा अब इसको देखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पेयर की 2 थी, अगर सिंगल हो गई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे आप 1 पुट कर लें अपने पास, ठीक हो गया ना। और आपके पास जो है ये हॉर्स की वैल्यू कितनी थी 10, आपको मैंने लिखवाई है कि हॉर्स इज इक्वल टू 10, हॉर्स की जगह आप 10 पुट कीजिए, 1 + 10 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पेयर ऑफ मैग्नेट नहीं है, सिंगल मैग्नेट है, पेयर ऑफ मैग्नेट की वैल्यू कितनी थी 4, अगर सिंगल मैग्नेट है तो उसकी हाफ रह जाएगी, वो बन जाती है 2। अब देखें हमने पहले जो है वो मल्टीप्लाई का अमल करना होता है मैथ में, उसके बाद प्लस करना होता है, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैग्नेट की प्राइस है वो कितनी है 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 वैल्यू में कितनी बन जाती है 20, और उसमें 1 सॉक जो है उसको अब प्लस करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है 1, 20 + 1, आंसर आपके पास क्या बनता है 21, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे एक क्वार्ट है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, पिक्चर हमारे पास जो है वो वर्ड से ज़्यादा लाउडली बोलती हैं। देखें जब आपको मैंने पहले वर्ड्स की सूरत में समझाया तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या क्वेश्चन था, लेकिन जब हमने इसको देखा एक पिक्चर की सूरत में, आपके सामने मैंने सारी पिक्चर्स जो हैं वो रखी हैं, पहले हॉर्सेस की प्राइस हमने निकाल ली, फिर पेयर ऑफ मैग्नेट्स की निकाली, पेयर ऑफ मैग्नेट के बाद हमने पेयर ऑफ सॉक्स की निकाली, उसके बाद हमने जो उनके ऑपरेटर्स थे उन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के मुताबिक हमने उनकी वैल्यू निकाली, कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया मैग्नेट को और हॉर्स की वैल्यू को, उसके बाद हमने जो एक सॉक थी उसको उसके अंदर जो है प्लस किया, तो हमारे पास आंसर बना है 21। जी जहाँ तक डेफिनेशन अभी हमारी मुकम्मल हुई है, पहला स्टेप जो था हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर, तो पहला स्टेप था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब दूसरे स्टेप्स की तरफ चलते हैं, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम या अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, ठीक हो गया ना। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम क्या चीज़ होता है, थोड़ा सा इसको सबसे पहले देखते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. Understanding of a problem usually includes identify of the 5 W's. अब आपके पास क्या चीज़ है, देखें कि क्या कह रहा है कि जब तक हम प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं तो उसके सॉल्यूशन की तरफ जंप नहीं करना है, पहले ये नहीं हम पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, नहीं पहले प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन तो हो गई है, वो डिफाइन तो हो गई है, अब उस प्रॉब्लम की नौइयत को समझना है। जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस की सेल फोन की एग्जांपल दी है कि सेल फोन में क्या चीज़ था कि स्पीकर ख़राब था, अब स्पीकर ख़राब आपने बता दिया, गोल बता दिया कि ओपन पे वर्क करता है, अगर हम वैसे काम करते हैं तो हमारे पास जो है वो वर्क नहीं करता है। अब आपके सामने क्लियर तो गोल हो गया, लेकिन अपने प्रॉब्लम को समझना है, वो मैकेनिक जो प्रॉब्लम को समझेगा कि क्या क्यों ख़राब है, ये किस वजह से, उस प्रॉब्लम को जब तक वो समझेगा नहीं तब तक वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या चीज़ होती है कि 5 W's जो हैं वो आइडेंटिफाई करना लाजमी होते हैं। अगर ये 5 W's आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो प्रॉब्लम आपके पास ऐसे उसका जो सॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे। जी देखते हैं कि 5 W's हमारे पास क्या चीज़ हैं, अपनी 5 उंगलियों पे गिन लीजिएगा। फर्स्ट व्हाट, कि क्या है, प्रॉब्लम है क्या, पहले नंबर पे ये चीज़ समझना है। हु, ठीक हो गया ना, कौन कौन उस पर अप्लाई हो रहा है उस प्रॉब्लम पे, मैं मैकेनिक हूँ या मैं स्टूडेंट्स हूँ, मैं इसको सॉल्व करना है, या मैकेनिक है या मोबाइल है, किस पे ये हो रहा है, हु कौन, वाई क्यों हो रहा है ये चीज़, ठीक हो गया ना, व्हेन कब, कब हो रही है या कब करना है, या फिर जब आप जाते हैं किसी मोबाइल वाले को फिर पूछते हैं कि जी कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो आपको बताता है कि जी 2 दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे, ये आपका व्हेन होता है। वेयर, कहाँ पे, उसने करना कहाँ पे, अब मोबाइल आपका घर तो नहीं ठीक होगा ना, उसने शॉप पे ठीक करना है, तो वेयर कहाँ पे जो उसकी लोकेशन होगी। जी इन 5 W's को समझने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ। इस एग्जांपल को पहले सब लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम हमारे पास वेल डिफाइन है या नहीं है। 5 W's कब आने हैं, जब आपके पास प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है और आपने उन 5 W's को अंडरस्टैंड करना है कि वो आपके पास क्या चीज़ होते हैं।
जी, suppose your class teacher assign you a task to prepare a list of students in your school whose names start with letter A। ठीक हो गया ना। आपने वो स्टूडेंट्स लेने हैं, मैं एज ए टीचर आप लोगों को एक जो है लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए देता हूं कि आपने उन स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है। जैसे मेरा नेम आजम, कोई अली हो सकता है, ठीक हो गया, अफाक हो सकता है। इस तरीके से अपने ए वाले जो लेटर है वो आपने निकालने हैं वो नेम। अच्छा, द लिस्ट इज रिक्वायर्ड in order to prepare an alphabetical directory of all school students। ठीक हो गया ना। आपने वो जो प्रिपेयर करनी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या चीज है कि वो डायरेक्टली स्कूल की डायरेक्टरी हम बनाने के लिए जो है क्या चीज करनी है, वो लिस्ट प्रिपेयर करने की हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड है। अच्छा, देयर इज द ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। आपके पास सिर्फ 1 वीक है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें 5 डब्ल्यूज हमारे पास क्या चीज है। पहला डब्ल्यू व्हाट, क्या चीज है, जो लिस्ट आपने प्रिपेयर करनी है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके पास क्या चीज है, व्हाट। हु, कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स, ठीक हो ना। हु, कौन किसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है आपने, स्टूडेंट्स की। अच्छा, व्हाई, क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या चीज है, प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स के स्कूल के लिए हमने जो स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी प्रिपेयर करनी है उसके लिए हमें जरूरत है। व्हेन, कब आपने करके देना है, विद इन वीक। आपको बोला गया है कि देयर इज ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। ठीक हो गया ना। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। अच्छा, 5वां डब्ल्यू हमारे पास क्या चीज है, वेयर, कि आपने ये काम करना कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करना है आपने, अपने स्कूल के अंदर। आपको बोला गया कि आपने स्कूल की डायरेक्टरी प्रिपेयर करनी है उन स्टूडेंट्स की जिनका नाम ए के साथ स्टार्ट होता है। जी, जहाँ पे आपको आई थिंक जो है वो एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। हम एग्जाम्पल को समझना ही सबसे अच्छी बात है। जब आप उसको समझ लेते हैं तो उसका आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखें, आपको समझ आ गई है, अब आपने इसका सोल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से अपने 4-5 स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाएंगे। एक को 6 क्लास में भेजेंगे, एक को 7th में भेजेंगे, एक को 8th में भेजेंगे, एक को 9th में। 9th आपकी अपनी है, आपको पता है आपके स्टूडेंट्स कितने हैं जिनका ए के साथ स्टार्ट होना है। एक स्टूडेंट्स को आप 10th में भेजेंगे। सब स्टूडेंट्स जाएंगे और जल्दी जल्दी से जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं उनकी एक जो है लिस्ट बना के लाएंगे और फिर आप जो है अपनी क्लास में बैठ के उस सारे को एक साथ मर्ज कर लेंगे, आपके सामने एक डायरेक्टरी बन जाएगी। कितना सिंपल रहा सोल्यूशन निकालना। देखिए, आप इसका गेस भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया ना। जिसको नेक्स्ट अभी एग्जांपल नेक्स्ट स्टेप्स में आएगा, एक स्टेप्स में भी वो आता है कि आपने क्या करना होता है कि ऐसे कैंडिडेट सोल्यूशन बना लेते हैं। देखें, अब कहते हैं कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब गेस करते हैं कि 5 स्टूडेंट मेरी क्लास में हैं, तो टोटल क्लासेस मेरे स्कूल में 6 से लेकर 10 तक 5 क्लासेस हैं। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरे पास 25 बनता है। अब गेस कर देते हैं कि जी 25 स्टूडेंट्स मेरे स्कूल के अंदर ऐसे हैं जो जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है। लेकिन ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है, ये आपके पास क्या चीज होगा, एक कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट चलेंगे कि कैंडिडेट सोल्यूशन हमारे पास क्या चीज होता है उसकी तरफ भी, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर, वो आपने हमारे पास क्या चीज है, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, कि आपने जो सॉल्यूशन करना है उसको पहले प्लान करना है कि जी मैंने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, इसको अब मैं ये काम करना है तो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको पहले ही पिछले एग्जांपल के अंदर 5 डब्ल्यूज आपने निकाली, अब आपने उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। मैंने क्या बोला है कि एक आपने करना क्या चीज़ है, स्टूडेंट्स को भेजेंगे मुख्तलिफ क्लासेस में, वहाँ से डेटा रिक्वायर्ड लेंगे, या फिर आप मुख्तलिफ टीचर से पूछेंगे जी आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है, या इस तरीके से। यहाँ पे एक और एग्जांपल पुट करेंगे प्लानिंग सोल्यूशन में इंशाल्लाह। चलते हैं कि प्लानिंग सोल्यूशन हमारे पास क्या चीज़ है। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम या फिर मैंने आपको बोला है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, एक ही चीज़ है। After analyzing a problem, we formulate a plan that may lead us toward to the solution of a problem। ठीक हो गया ना, जो हमें प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा एक प्लान बनाते हैं कि क्या चीज हो गया। अच्छा, दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज होती है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं कि उनको जरा देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटजीज क्या चीज है, डिवाइड एंड कनक्योर। अच्छा, डिवाइड एंड कनक्योर क्या चीज होता है कि आप
अपनी उस स्ट्रेटजीज को, जो आपका एक प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में जो है वो स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप स्टूडेंट्स की डायरेक्टिव प्रिपेयर करनी है ना, तो मैंने बोला है कि आप में से एक बच्चा क्या जाता है, आप 4 बच्चों को भेजते हैं, एक को 6 में, एक को 7th में, एक 8th में, एक को 10th में, कि जाए वहां से उन बच्चों की लिस्ट लेके आए जिनका नेम ए से जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये क्या चीज हो गया, डिवाइड एंड कंक्योर हो गया, कि आपने छोटे छोटे पार्ट में अपनी प्रॉब्लम को जो है वो कन्वर्ट कर ले। अच्छा, दूसरे नंबर पे दूसरी स्ट्रेटजीज क्या चीज होती है, गेस, चेक एंड इम्प्रूव। अब गेस लगा देते हैं, तुक्का लगाते हैं कि जी मेरा ये सोल्यूशन होगा। वो आपका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन क्या चीज होगा, आपको सोल्यूशन की तरफ थोड़ा सा मुतवज्जा करेगा कि ये चीज सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप एक मरतबा गेस अगर आपका सही हो गया है तो चेक करते हैं उसको, और फिर उसको इम्प्रूव कर लेते हैं कि जी जो मैं तुक्का लगा रहा हूं, अगर इस मरतबा तुक्का लगाया है तो अगली मरतबा अगर वही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप क्या करते हैं, उसका एक्यूरेट सही सोल्यूशन जो है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका पिछला तुक्का जो है वो कामयाब हुआ होता है। ये चीज होती है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। क्या चीज है, डिजाइनर गेस अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। पहले गेस कर लेते हैं कि सोल्यूशन ये है उस प्रॉब्लम का, फिर उसका करेक्टनेस चेक करते हैं कि क्या चीज मेरा तुक्का है सही या गलत है। जैसे मैं आपके सामने कहता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, सारे लोग लॉर्डली आंसर देंगे 25, लेकिन मैं कहता हूँ 25 मल्टीप्लाई 25, सारे चुप। या एक आधा स्टूडेंट्स होगा जिसको पता होगा 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा, या जल्दी जल्दी किसी ने कैलकुलेटर कर लेना है कि जी ये आंसर होता है, तो कुछ ने तुक्का लगा देना है। तुक्का सही आया तो आप दोबारा जो है आप इसको, यानी कि दोबारा अगर कभी आपका टीचर या कोई भी टीचर आपसे पूछता है 25 मल्टीप्लाई 25, आपका पहला तुक्का कामयाब हुआ है, तो आप वही आंसर दोबारा भी दे देते हैं, और आप क्या चीज हो जाता है, आपका सोल्यूशन जो है वो सही हो जाता है। ये काम भी होता है कि आपने, अब देखें प्लान कर रहे हैं सोल्यूशन को, आप तुक्का भी लगा सकते हैं। अच्छा, वो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं होता। प्लानिंग का सोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू है। उसमें तीसरी स्ट्रेटेजी जो है वो एक्टिंग आउट है। इन दिस स्ट्रेटेजी द डिजाइनर डिफाइन अ लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, आफ्टर टू वर्ड ही शी परफॉर्म द टास्क। ठीक हो गया। क्या चीज होता है कि वो टू डू लिस्ट बना लेता है कि जी मेरा अगर प्रॉब्लम ये आई है तो इसमें मैंने सबसे पहले ये काम करना है, बाद में ये काम करना है, बाद में ये एक लिस्ट बना लेते हैं। आपके पास टू डू लिस्ट, आपके पास क्या चीज होती है कि आपने डेली में जो जो काम करने होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है। अब देखें कि जब मैंने आपको वो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम में 5 W's बताए कि इसमें 5 W's क्या होते हैं, तो आपने देखा कि इन 5 W's में क्या चीज, आप एक टू डू लिस्ट बना ले होते हैं। जी मैंने इस स्टूडेंट को भेजना है 6th क्लास में, इसको 7th में, इसको 8th में, इसको 10th में, कि ये जाएगा वहां से ये सोल्यूशन लेके आएगा। जब वो सोल्यूशन आ जाएंगे मैं फिर उन सबको मैनेज करके एक पेज पे लिख के अपने जो टीचर्स को जो है हम प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारे जो सोल्यूशन है, वो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी, उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है। जी ये एक्टिंग आउट होता है। एक्टिंग आउट समझा रहा था कि आपने टू डू लिस्ट बना लेनी है कि आपने काम कैसे करना है। अच्छा, प्रोटोटाइप ड्रा। प्रोटोटाइप ड्रा क्या चीज़ है कि आप पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। पहले भी बात हो चुकी है डेफिनेशन में कि पिक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन होती है इंक्लूडिंग वर्ड्स की बजाय। अगर आप देखें दिस टेक्निक ड्रा आप pictorial representation of a solution. It is not the final solution. However, it may help a designer to understand the important components of the solution. ठीक है, ये एक प्रोडक्ट ड्रा कर लेते हैं कि वो आपका ओरिजिनल आंसर तो नहीं होता, लेकिन आप जो आपको थोड़ा सा जो है सोल्यूशन को समझने के लिए, सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे तरीके से जो है वो आपका काम करता है। ठीक हो गया। द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। ठीक हो गया ना। अब देखिए ये सारी स्ट्रेटजीज मैंने बताई हैं, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करती हैं। ये नहीं है कि सारी स्ट्रेटजीज जो है वो हर क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई होती, नहीं। ठीक हो गया ना। बाजू का आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा है, छोटा सा प्रॉब्लम है, उसमें आप एक जैसे मैंने बोला गेस एंड इम्प्रूव, आप तुक्का लगाते हैं। जैसे मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 बोला, तो उसके लिए आप सिर्फ वो स्ट्रेटजीज गेस वाली लगाते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 आप कहते हैं 25, आपका आंसर आ गया, आपको किसी और तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब बड़ा प्रॉब्लम आता है तो फिर ये सारी चीजें जो है ठीक होती है। ठीक हो। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन देन द अदर वन। ठीक हो गया ना, कि आपके पास एक जो स्ट्रेटजी है मे बी वही सूटेबल हो आपका सोल्यूशन फॉर्म करने के लिए, आपको नेक्स्ट पे जाना ही ना पड़े। वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम।
फिर बात कर रहा हूँ कि जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतनी उस तरह से आप फिर उसकी स्ट्रेटेजी जो है जो प्लानिंग सोल्यूशन की जो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो आप उसी तरीके से अपनाते हैं। अगर आपके पास सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है तो उसके लिए ये नहीं है कि सारी आप अपनाएंगे। आप टू डू लिस्ट, जैसे मैंने बड़ा प्रॉब्लम बताया, आपने उसकी टू डू लिस्ट बनाई, मैं ये काम करूंगा, ये ऐसे कर्म करूंगा, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक बच्चे को दूसरे क्लास में भेजा, दूसरे बच्चे को और क्लास में, एक और बच्चे को और क्लास में भेजा, इस तरीके से ये छोटे छोटे प्लान बनाए। फिर आपने वो प्रोटोटाइप ड्रा की कि जी ये बच्चा ये आंसर लेके आया, ये बच्चा ये आंसर लेके आया, उसको आपने अपने पास ड्रा कर लिया और लिस्ट आपका सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया। लेकिन जब मैंने बोला कि 25 में 5 मल्टीप्लाई 5, तो आपको किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप गैस करते हैं तो आपका आंसर अगर सही आ जाता है तो ठीक है, अगर गलत आ जाता है आप टीचर को कहते हैं जी, टीचर आपको बता देता है, आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। एक ही स्ट्रेटेजी में सारा काम हो गया है जी। नेक्स्ट जो है वो चलते हैं, ये सारी चीजें जो अपने पास काइंडली एक मरतबा दोबारा अपने स्टूडेंट्स आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स में देखिए मैं आपको देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि आप अगर इसको ईमानदारी के साथ नोट करते जाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ट्यूशन ट्यूटर भी मैं हूँ, आपका ऑनलाइन ट्यूटर भी मैं ही हूँ। ठीक हो गया ना? तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है मैंने शुरू में स्लाइड्स में भी दिया है। अगर आप मेरी वेबसाइट www.educationally.com पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं, फेसबुक है, सोशल मीडिया के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सारे अवेलेबल हैं, आप सब पे जाके मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अब चौथे नंबर पे क्या चीज़ है, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। पहले मैं आपको कैंडिडेट सोल्यूशन बता चुका हूँ कैंडिडेट सोल्यूशन क्या चीज़ होता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या चीज़ होता है। द वर्ड कैंडिडेट रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान। ठीक हो गया ना? क्या चीज़ है? कोई अब आपके पास कैंडिडेट वर्ड जो है वो कुछ यानी कि ऐसे अनप्लान्ड से वर्ड्स की तरफ जो है वो रेफर करता है आपको, कोई वो एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक हो गया ना? स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है इतनी अच्छी बड़ी, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ you are asked to find the number of students in your school who can play cricket। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल आ रही है, यहाँ पे एक और एग्जांपल पुट कर रहा हूँ। अब करना क्या चीज़ है कि आपको कहा जाता है कि आपने उन स्टूडेंट्स की नंबर फाइंड करने कि वो कितने नंबर हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं आपके स्कूल के अंदर। ठीक हो गया? तो यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाई इट टू बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। अब क्या करते हैं, ये कैंडिडेट सोल्यूशन है। योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर यू हैव टू ओपन सम अदर वे लाइक विजिटिंग ईच class or getting data from teachers. One can think of a candid solution anytime. A candid solution can help to save time। ठीक हो गया ना? बाज़-औक़ात क्या चीज़ होता है कि आपका जो कैंडिड सोल्यूशन होता है वो आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि वो आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बयान कर चुका हूँ, आप दोबारा इस एग्जांपल में भी बयान करने जा रहा हूँ कि आप क्या करते हैं कि आप अपनी क्लास में से फाइंड कर लेते हैं कि आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उन 5 स्टूडेंट्स को जितनी क्लासेस आपकी स्कूल में उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 अगर 5 क्लासेस हैं तो आप कहेंगे कि 25 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके पास क्या चीज़ होते हैं, क्रिकेट प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर के लिए क्या चीज करेंगे, ये आपका कैंडिडेट सोल्यूशन है। एग्जैक्ट फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर, आप क्या चीज करेंगे, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम द टीचर। या तो आप टीचर से डाटा कलेक्ट करेंगे या फिर विजिटिंग क्लास करेंगे। हर क्लास में जाके पूछेंगे जी कौन कौन क्रिकेट खेल सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन खेल सकता है, तो आप उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे हमने पहले वो प्रिपेयर लिस्ट की है, सेम उसी तरीके से ये भी एग्जांपल है। इस तरीके से आपने एग्जांपल्स जो हैं वो कलेक्ट करनी है, उसमें देखना है कि क्या वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, उनको फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब देखें इसमें हमने कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो ये कैंडिडेट सोल्यूशन आपका लाजमी नहीं है कि वो आपके पास जो है वो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक हो गया? ठीक है, लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लास्ट स्टेप हमारा क्या चीज होता है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। जी क्या चीज है बेटा? बेटा देखें कि आपके पास क्या चीज है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं।
ठीक हो गया ना, मुख्तलिफ सोल्यूशन होते हैं, लेकिन आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जो बेस्ट हो, जो आपके पास इजी हो। जैसे आपको पिछली एग्जांपल में क्या चीज इजी लगा, कैंडिडेट सोल्यूशन आपका टाइम तो सेव कर लेता है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं था, ठीक हो गया ना। लेकिन आपने बेस्ट सोल्यूशन निकाला कि आपने क्या कहा कि स्टूडेंट्स को भेजा और दूसरी दूसरी क्लास में वहां से लिस्ट बनवा ली, या फिर टीचर्स आए, टीचर से पूछते कि आपने लिस्ट बना ली। जो आपको अच्छा लगता है आपने वो सोल्यूशन करना है जो आपके लिए बेस्ट हो, जिससे आपका टाइम भी बच सके और आपको उसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल भी ना पेश आए। ठीक है, देखिए आप टीचर से डेटा लेने जाएंगे जी, टीचर आपको बाज़ गुस्सा भी कर जाते हैं कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों क्रिकेट के प्लेयर्स की नेम पूछ रहे हैं, इस तरीके से उस तरीके से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप हर क्लास को विजिट कीजिए, वहां से पता कर लीजिए क्या क्या कौन कौन खेल सकता है। तो अगर वहां पे टीचर पढ़ा भी रहा होता है तो फिर आप उस टीचर से परमिशन लेके सारा काम कर सकते हैं, ये आपका बेस्ट सोल्यूशन है। अब देखें, यहाँ पे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल पुट करूंगा और उसमें देखेंगे कि बेस्ट सोल्यूशन आपके पास क्या चीज है, ठीक हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल, आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी पुट करूंगा। चलें इस चीज को पहले रीड कर लेते हैं। आपके सामने मैं रीड करने जा रहा हूँ कि समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। फॉर एग्जांपल, अस्यूम दैट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट, यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम। ठीक है, आप फर्ज कर लें कि आपके स्टूडेंट्स, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो सारा का सारा डेटा एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपको कहा जाता है कि आपने एक पार्टिकुलर नेम सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपने अपना ही नेम सर्च करना है, तो आप उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, आप जरा देखें कि तमाम स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा है, ठीक हो गया ना। यू कैन सॉल्व दिस सर्च फॉलोइंग बाय either ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे कुछ मेथड नीचे शो करने जा रहा हूँ, उन मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो आपके सामने जो है वो शो कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आपने अपने पास नोट कर लेनी है। देखें, ये बुक में जो दी हुई है वो कर रहे हैं, उसके अलावा आपको टीचर का बुक में तो दी हुई है, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो टीचर का मकसद ये होता है कि आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी समझाना। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो है वो पुट करने जा रहा हूँ। बेस्ट सोल्यूशन आपने करना है। देखिए, मैं कहता हूं कि आपके सामने हर्डल्स लगी हुई हैं, मैं कहता हूं कि आपने इन हर्डल्स को पार करना है और एग्जैक्ट टाइम पे या 5 मिनट में आपने फलां जगह पे पहुंचना है। जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर होगा। तो आपने क्या करना क्या है, आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ऊपर से ही फलांग के जाना है, आप जिस तरीके से मर्जी गुजर जाए, हर्डल्स के नीचे से गुजर सकते हैं, ऊपर से गुजर सकते हैं, साइड से गुजर सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगता है आप वो करें। अब देखें कि इसमें क्या होगा, होगा ये कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कद थोड़ी सी छोटी है, वो हाइट वाइज जो हैं वो थोड़े से छोटे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उन हर्डल्स के नीचे से गुजर जाएंगे। जिनकी कद बड़ी है वो नीचे से नहीं गुजर सकते, उनको नीचे झुकने में बहुत टाइम गुजर जाएगा, वो ऊपर से फलांग के चले जाएंगे, उनके लिए वो बेस्ट सोल्यूशन है। अच्छा, कोई ऐसा है जो एक कॉर्नर पे है, वो कहता है कि जी मैं ऊपर से फलांग के नहीं जाता, मैं साइड से गुजर जाता हूं, तो मैं फिर भी गुजर जाऊंगा हर्डल से, तो उसके लिए वो बेस्ट सोल्यूशन है। अब देखें, एक हर सोल्यूशन का बेस्ट सोल्यूशन, आपने हर प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन आपने फाइंड करना होता है। 3 स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, अब बीच वाला जो है वो ना ऊपर से छलांगता है ना नीचे से जाता है, वो साइड से होके जाएगा, तो कितना टाइम उसका वो तो जीत ही नहीं सकेगा, इसलिए उसके लिए वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो कॉर्नर वाला स्टूडेंट्स होगा उसके लिए वो बेस्ट सोल्यूशन है कि वो साइड से होके गुजर जाए। इसलिए हर स्टूडेंट्स के लिए हर तरह थोड़ा थोड़ा सा जो होता है सोल्यूशन जो होता है वो हर प्रॉब्लम का, काफी सारे सोल्यूशन होते हैं लेकिन उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो आपने पिक करना है। ठीक है, इस मेथड के लिए कौन सा आपके नाम है, देखें, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अंटिल द नेम इज फाउंड द लिस्ट इज ओवर। आपने क्या करना है कि वन बाय वन देखना है वेबसाइट पे कि आपका वो जब तक लिस्ट ओवर नहीं हो जाती कि आपका नेम मौजूद है या नहीं है मौजूद। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टेक प्रिंट और सर्च एंड फाइंड रिक्वायर्ड नेम। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है कि उसका प्रिंट आउट कर लेना है और सर्च करना है कि आपका कौन सा नेम, आपने अपना नेम देखना है कि ये उस पे है मौजूद। कि अब देखेंगे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप उसका प्रिंट आउट लेके जो है वो काम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज होता है कि आप जस्ट कंट्रोल+F प्रेस करते हैं, इससे क्या चीज होती है, फाइंडिंग की कमांड होती है।
आपकी लिस्ट वेब ब्राउज़र पे अप्लाई होती है, आप कंट्रोल F करते हैं और वहाँ पे अपना नेम लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, आपके सामने जितने भी आपके नेम के स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। आप उसमें से देखते हैं अपने फादर नेम के साथ और अपनी रजिस्ट्रेशन, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास नेम, ये सारी चीज़ें देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी गया, क्या वो नेम आ रहा है आपके सामने, जी आ रहा है तो ठीक है। अब देखें ये 3 मेथड आपको बताएं, इन 3 में से आपको जो अच्छा मेथड लगता है वो मेथड अपनाइए और उसका सोल्यूशन जो है वो पुट कर दीजिए कि जी सर ये हमने सोल्यूशन सॉल्व कर लिया है, इसका ये हमने सोल्यूशन निकाला है और ये सोल्यूशन हमने करते हुए आपको आंसर जो है वो दे दिया है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। जहाँ तक हमारा लेक्चर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों ने इन सब चीज़ों को नोट भी किया होगा, ठीक हो गया ना, और अच्छे तरीके से समझा भी होगा। ठीक है, लास्ट में ओवरव्यू देता चलूँ कि हमने सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स थे वो हमने पढ़े हैं। उसमें सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम अगर वेल डिफाइन नहीं है तो आप उसको बयान नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तब तक आपने उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरे नंबर पे आपने प्लानिंग का सोल्यूशन करना है कि अब जो आप सोल्यूशन किसी चीज़ का निकाल रहे हैं तो उसको आपने पहले प्लान करना है कि जी मैं इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालूंगा। उसके बाद डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस, आपने थोड़ा सा कैंडिडेट सॉल्यूशन निकाला कि जो आपका एक्चुअल सॉल्यूशन तो नहीं होता लेकिन आपका टाइम जो है वो सेव कर सकता है। और लास्ट पे हमने देखा सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, कि आपने एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम थे उसके 10 से 12 सॉल्यूशन निकाल लिए, अब उसमें से बेस्ट कौन सा है वो आपने जो है वो अपने पास पुट करना है। देखें आप हर मैकेनिक जो होता है वो अपने तरीके से किसी चीज़ को ठीक करता है, तो आपने अपने तरीके से करना है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वही वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा टास्क दे रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, तो काइंडली ये टास्क जो है अपने पास नोट कर लीजिए। टास्क ये है कि आपने 5 प्रॉब्लम फाइंड करनी है, उनको इन 5 जो स्टेप्स हैं इनके साथ कंपेयर करना है और आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, 5 डब्ल्यूज फाइंड करनी है अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर। प्रॉब्लम भी खुद फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल की दी, फिर हमने प्रिपेयर डायरेक्टरी स्टूडेंट्स की प्रिपेयर लिस्ट की, फिर हमने क्रिकेट प्लेयर के स्टूडेंट्स की लिस्ट की, फिर मैंने आपको सॉल्यूशन में आपको एक दौड़ वाली एग्जांपल दी है रनिंग में कि आपके सामने जो है बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा, किस हर स्टूडेंट्स के लिए वो सॉल्यूशन बेस्ट नहीं होगा जो दूसरे के लिए होगा, क्योंकि हर का सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग होगा। इस तरीके से आपने क्या चीज़ करनी है कि 5 प्रॉब्लम्स लेनी है, उन 5 प्रॉब्लम्स को अपने पास लिखना है, उनमें से देखना है कि इनमें 5 डब्ल्यूज कौन से बनेंगे और इनमें जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।